दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल जालौन टाइम्स। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक विनती करनी है, एक गुजारिश करनी है, एक निवेदन करना है, एक अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करें और इसमें जो बेल आइकॉन है, घंटी की आकृति का जो बटन है, वो दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे, आप तत्काल उसके बारे में अवगत हो जाया करें। साथ में इसमें जो कमेंट बॉक्स है, वो जो अभी जो वीडियो तैयार किया जा रहा है, इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर अपनी राय जरूर लिखें। दिल्ली में तीसरी बार मोदी सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई। परिस्थितियां अब की बार भिन्न है। जब पहले 2 कार्यकाल में तो मोदी जी को जो है उनके हाथ में सत्ता की निरंकुश बागडोर रहती थी और वो विरोधी दल के उपयोगी सुझावों पर गौर करना तो बहुत बड़ी बात है। वो अपनी पार्टी के वरिष्ठों के सुझाव लेने में भी अपनी तौहीन समझते थे, यहाँ तक कि संघ के भी सुझाव लेने में तौहीन समझते थे। और आखिरी में तो उन्होंने अपने जो बिल्कुल एक तरह से कृपा पात्र भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके माध्यम से संघ की वो भी संघ के साथ बेअदबी करने की भी गुस्ताखी कर डाली थी कि नहीं, हमें संघ के समर्थन की अब कोई जरूरत नहीं। खैर, वो एक दौर था, उस दौर की उनको पर्याप्त सजा मिली और उनको अब की बार उनके खुद को भी उनके जो उन्होंने अपनी पूरा इतना संसाधन खर्च किए, इतनी ज़्यादा साजिशें की, इतनी मशक्क़तें की अपनी जो है ब्रांडिंग को मजबूत करने के लिए, तो और ये यहाँ तक कि उन्होंने ये अंत में तो अब स्थापित करने की कोशिश की कि उन्हें ईश्वर का अवतार लोगों द्वारा मान लिया जाए और तो ईश्वर के अवतार की तो आलोचना करना, भले वो लोकतंत्र क्यों ना हो, वो तो एक तरह से पाप है और पापी की सजा यानी पाप यानी वो अगर उनकी जो आलोचना करते हैं वो ईश निंदा के दोषी समझा जाए और ईश निंदा की दोषियों की सजा क्या होती है। जहाँ पे ईश निंदा के कानून प्रचलित सब जानते हैं, वहां तो पाकिस्तान जैसे देश में तो ईश निंदा के दोषी को संगसार करके पत्थरों से मार डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे भी जो है कुछ उसी किस्म की सजा जो मोदी जी की आलोचना है करें आगे चल के उनको मिले। और मोदी जी की अगर 400 पार अगर हो जाता तो वो अगर प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कानून नहीं बनवाते तो वो परंपरा कुछ ऐसी बना देते कि लोगों को ऐसी सजाएं मिलना शुरू हो जाती है और लोकतंत्र में लोग घुटन के बीच में जीते, क्योंकि लोगों को पता था कि अगर कहीं धोखे से मोदी की मुंह से आलोचना निकल गई तो उसको सहज रूप में नहीं लिया जाएगा कि लोकतंत्र तो होते ही इसीलिए है कि आप बड़े से बड़े पदाधिकारी के बारे में, बड़े से बड़े मंत्री प्रधानमंत्री के बारे में आलोचना करके जनता अपना गुबार निकाल ले ताकि कोई वो जो स्थितियां पैदा ना हो या जहाँ लोकतंत्र नहीं होता वहाँ पे क्या होता, वहाँ अगर कोई दमनकारी शासन के विरुद्ध अगर कोई जो है दमनकारी शासन के तख्ता पलट की अगर जनता में मन की भावना बनने जाती है तो वो उसके कोई चुनाव में तख्ता पलटने का अवसर तो रहता नहीं, तो फिर वहाँ रक्तपात से सत्ताएं बदली जाती हैं। तो यहाँ पे ये था कि ये जो व्यवस्था इसलिए लोकतंत्र में व्यवस्था थी कि आप निकाल लो गुरु, लेकिन वहाँ पे तो ये कि मानहानि का मुकदमे दायर करना शुरू, मानहानि के मुकदमे दायर होने की परंपरा बनाई गई पिछली बार की, उन्हें बड़े से बड़े नेता को जेल में डालने की कि आपने प्रधानमंत्री की आलोचना कैसे कर दी। और बाकी आम लोगों का भी था, पत्रकार अगर है तो वो जेल में भेजना डालने लगे थे। और अगले बार तो तीसरी बार तो अगर 400 पार हो जाता तो पता नहीं कितनी निरंकुश व्यवस्थाएं, कितनी ज्यादा इस तरीके से उत्पीड़नात्मक व्यवस्थाएं बनती, क्या दशा होती। लेकिन जनता ने ये आपका भूत उतार दिया कि नहीं, आप होंगे बहुत अच्छे, बेशक आप अच्छा काम कर रहे, तो आपके खाते में कई उपलब्धियां हैं, आपने जो है आप स्मार्ट हैं, आप जो है आपने विकास की तेजी से योजनाएं बनाई, आपके अंदर मॉनिटरिंग आपकी बहुत पैनी रहती है, समय पे आपके इसकी वजह से होता है, समय पे आप
कार्य पूरा कर लेते, क्विक रिस्पॉन्स करते हैं आप। जहाँ पे भी मदद की जरूरत हो, कड़े चाहे देश विदेश कहीं पे भी देश के लिए कोई अगर तत्काल हस्तक्षेप की सरकार की जरूरत हो तो आप उसमें जो है विलंब नहीं होने देते, तत्काल करते हैं। और तमाम सारे मोर्चों पे, अयोध्या विवाद के मोर्चे पे, कश्मीर के मोर्चे पे आपने, नक्सलियों के मोर्चे पे आपने जो है काफी कुछ सामान्य स्थितियां देश में कायम की हैं, आतंकवाद के भय को दूर किया है। तो है फिलहाल आप एक मौका आपको, और अभी कोई नया विकल्प क्यों आजमाया जाए, तो आपको एक मौका दिया जाना चाहिए। तो लोगों ने मौका दिया, लेकिन लोगों ने मौके के साथ में ये ध्यान में रखा कि नहीं आपका निरंकुश मौका ना रहे। तो मैंने जो कहा कि पहले तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी मजबूत की कि नहीं आप ईश्वर नहीं, तुम वहां पे आप जीत का अंतर कितना घट के रह गया। इसलिए बनारस में जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, लोगों ने सरकार के खिलाफ बयान वोट नहीं दिया, लोगों ने तो जो हमारे उम्मीदवार थे उनके खिलाफ बयान वोट दिया। तो फिर वहां बनारस में तो उम्मीदवार अभी थे, तो इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी, अगर अन्य जगह पे अगर ये बात अगर मान ली जाए कि नहीं वो एंटी इनकम्बेंसी वहां चली जहाँ पे हमारे सांसदों ने काम नहीं किया था उन जगहों पे, और हमने उनके टिकट नहीं बदले, तो आपके क्षेत्र में भी तो यही स्थिति पैदा हुई। आपके क्षेत्र में भी तो लगभग 2 लाख और कितना 3 लाख वोट कम हो गए, आपकी जीत का अंतर कम हो गया। तो फिर क्यों आपको भी क्यों ना माना जाए कि आपका भी काम बेहतर नहीं, लोगों ने आपके खिलाफ वोट किया। क्यों? आपने जो ये गुस्ताखी की थी कि आप जो है कि लोग आपको ईश्वर माने। लोग ये चाहते हैं कि आप कितना भी अच्छा काम करें, लेकिन आप ये समझते रहें कि आप भी जवाबदेही के दायरे में, जनमत की जवाबदेही के दायरे में आपको भी कामों का जवाब देना पड़ेगा। और इतना बड़ा देश एक आदमी की मनमानी से, एक आदमी की सनक से नहीं चल सकता, एक आदमी की बुद्धि और विवेक के भरोसे नहीं चल सकता। इसलिए आपको सामूहिक परामर्श के बाद में फैसला आप ही को लेना होगा, लेकिन सामूहिक परामर्श के बाद में, ताकि जितने भी हम जो आप फैसला लेने जा रहे हैं उसके उचित अनुचित स्याह सफेद जो भी पक्ष है सब पर व्यापक रूप से चर्चा कर ली जाए और देख लिया जाए कि नहीं वो पूरी कहाँ पे वो जो है वो संपूर्णता उसमें है। उन बिंदुओं को समाहित करते हुए, उन बिंदुओं के आधार पर एक व्यवस्थित करते हुए वो फैसला जो है लिया जाए, ताकि वो एक सटीक फैसला हो। ये आपको सबक मतदाताओं ने आपको सबक सिखाया। तो बहरहाल अब चलना शुरू हो गई है, तो अब सहयोगी दलों के साथ में, सहयोगी दलों का भी प्रेशर है, सहयोगी दल और सहयोगी दलों ने तो अब जो एक नई बात सामने आई कि पहले अगर उनका जो वो अगर पूर्ण बहुमत अगर अपने दम पे भी अगर हो जाता, तब भी मोदी जी ये मानने के लिए तैयार नहीं होते, भले ही उनका समर्थन घट गया होता, भले ही सब जगह उनको मिलने वाली मत प्राप्ति में कमी आ जाती, लेकिन वो ये तो नहीं मानते कि हमारी सरकार से कोई गलतियां हुई थी। वो तो गलतियों से परे है। वो जब उन्होंने खुद अपने मन में सोच लिया मैं तो ईश्वर हूँ, ईश्वर तो कभी कोई गलती करता नहीं, राजा तो कभी गलती करता ही नहीं। राजशाही की व्यवस्था में राजा भी ईश्वर का पर्याय होता तो वो कभी गलती करता नहीं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। जैसे आप अपने पीछे के प्रधानमंत्रियों के बारे में, उस समय की जनता तो उन्हें भी गलत नहीं मानती थी, लेकिन उनसे चूंकि वो भी आदमी थे तो उनसे गलतियां हुई थी, तो आप आज आप उनकी गलतियों को सामने ला रहे हैं। तो इसी तरीके से आपसे आप भी एक इंसान है, आपसे भी कहीं ना कहीं चूक हुई होगी। तो या तो आप चूक को अपने रहते हुए ही सुधार लें और चूक को मान लें, चूक को देखें कि काम से चूक को हुई है, और वरना आगे वाला इतिहास तो आपका भी पोस्टमार्टम करेगा ही। तो आज केसी त्यागी जो जदयू जो प्रमुख घटक दल है भाजपा के बाद में, क्योंकि नीतीश कुमार जी इसमें सहयोगी दलों में सबसे ज्यादा सीनियर राजनीतिक हैं, तो वो उनकी ओर से केसी त्यागी जो उनके वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक संकेत दिया है, अपनी पत्रकारों को भी बताया है कि वहां इस बात का विचार हुआ कि हमारे गठबंधन को समर्थन में क्यों कमी आई, लोग गठबंधन के प्रति नाराजगी लोगों की क्यों समर्थन में आई, सरकार बनाने का मौका तो हमें दे दिया, तो हम उन बातों में विचार करेंगे कि हमसे कहाँ गलतियां हुई। मतलब ये हम मानेंगे कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे कुछ गलत फैसले हुए हैं इसके लिए, और हम उन गलतियों को सुधार करने का फैसला करेंगे। तो एक अच्छा संकेत है मोदी जी के लिए भी, एक अच्छी चीज है। वरना जब तक उनका जो है सूरज चढ़ा हुआ है तब तक तो कोई
कुछ न कह पाता, लेकिन बाद में तो उनका हमने जो पहले कह चुके वही फिर कहना चाहती कि बाद में तो उनका पोस्टमार्टम होने वाला है। तो अब गलतियां कहाँ हुई? एक तो केसी त्यागी के माध्यम से ही आया ये बात कि केसी त्यागी से पहुंचा गया कि जातिगत जनगणना की जो राहुल गांधी ने या विपक्ष ने कहा गया कि बड़ी इंडिया गठबंधन ने बड़ी जोर शोर से मांग कर रखी थी, आप उस बारे में क्या सोचते हैं? तो केसी त्यागी ने कहा कि हम तो जातिगत जनगणना के ने तो बिहार ने इसकी शुरुआत की थी, तो हम तो इसके पक्ष में ही, और प्रधानमंत्री जी भी खिलाफ नहीं, तो जातिगत जनगणना तो होगी। तो जातिगत जनगणना जब होगी तो जातिगत जनगणना से ये सच सामने आएगा कि किन जातियों की कितना अनुपात है, और उस अनुपात में उनके पास में कितनी संपत्ति है, उनके पास में कितनी नौकरियां हैं, कितनी उनके में शिक्षा, ये सच सामने आएगा। ये सच सामने इसलिए आएगा कि लोग धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्म का उद्देश्य क्या है? लोगों के अंदर व्यक्ति के अंदर उदारता आए, व्यक्ति के अंदर करुणा की भावना आए, व्यक्ति के अंदर परोपकार की भावना आए, ना कि धर्म किसी वर्ग विशेष के, कुछ मुट्ठीभर लोगों के समूहों के, कुछ मुट्ठीभर समूह के पूरे समाज को पर अपना वर्चस्व का झंडा गाड़ने का साधन नहीं है धर्म। अगर आप ऐसी धर्म को उन कहानियों में उलझाने देंगे, भ्रमित करने के लिए आप जानबूझ के ऐसी कथाएं गढ़ रखी होंगी जिनके माध्यम से वो जस्टिफाई होता हो, जिसमें आपने बहुतायत आबादी को वंचना का शिकार बना रखा था। तो उसमें पता चला कि ना वो पद के अधिकारी हैं, ना वो शिक्षा के अधिकारी हैं, ना वो मान सम्मान के अधिकारी हैं। और आज भी आप धर्म के बहाने इस बात को जस्टिफाई करना चाहते थे कि नहीं, आप पिछली बार धर्म कोई कमजोर नहीं हुआ था, लेकिन धर्म का कौन सा पक्ष जो धर्म का पक्ष नहीं है, जो बदमाशी के जो शरारतन कुछ लोगों के हित स्वार्थों के लिए व्यापक धर्म का जो व्यापक उद्देश्य है उसको भ्रष्ट करने का जो काम किया गया था, उसका परिमार्जन करने का काम है कि आप अपने पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में उन प्रतीकों को मजबूत करते रहे, जिससे ये लगे कि नहीं ये तो ईश्वरीय आदेश के तहत हो रहा। अगर पता चला कि इतनी बड़ी इसकी संख्या है इस जाति की, लेकिन ये लोग इतने सरकारी नौकरियों में कम है, इनके पास संपत्ति इतनी कम है, इनके पास पद इतने कम है, तो ये इनका ऊपर वाले का दंड है। ऊपर वाले का दंड नहीं, ये आपकी व्यवस्थाओं का दंड है। और ऐसी व्यवस्थाएं लागू हुई तो उन व्यवस्थाओं को लागू कौन कर रहे थे? वो लोग इसके लिए उत्तरदायी। तो जातिगत जनगणना होगी तो अगर ये सामने आएगा कि नहीं, वो जो जिनकी आबादी इतनी ज्यादा है और उन शिक्षा और उसमें पदों में और शासन प्रशासन में और उन संपत्ति में जिनकी भागीदारी इतनी कमजोर है, तो उस व्यवस्था का खुलासा वो व्यवस्था बेनकाब हो जाएगी जो अभी तक चलती रही थी समाज में। और उस व्यवस्था को बदलने के लिए जो भी उपाय होंगे, जो विशेष अवसर के उपाय हैं, वो विशेष अवसर के उपाय जो विशेष अवसर के जो उपाय हैं, वो उपायों को और ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आरक्षण का दायरा बढ़ाना जैसा भी उनमें एक काम हो सकता है, और विशेष अवसर का डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण करके उसको निजी क्षेत्रों में भी विशेष अवसर का सिद्धांत लागू किया जाए, ठेकों में भी विशेष अवसर का सिद्धांत लागू किया जाए। ये सारी बातें सामने आएंगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी को इसको पचाना मुश्किल नहीं होगा, ये आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो उसी धर्म के नाम पे वो जो सामाजिक भेदभाव की व्यवस्था थी, सामाजिक अन्याय की व्यवस्था थी, वो तो धर्म की आड़ लेके और उस व्यवस्था को मजबूती देने का काम कर रही, जिनसे ईश्वर नाराज और हो रहा था। और ईश्वर नाराज ही उद्देश्य से हुआ, इसलिए देश ने 1000 साल तक गुलामी झेली। लेकिन ईश्वर हमारा अब प्रसन्न हो, ईश्वर न्याय भावना से प्रसन्न होता है। ये सबकी खुशहाली में सबकी हिस्सेदारी है। इस बात के लिए उन्होंने संकेत दिया कि साहब ये जातिगत जनगणना का काम इस सरकार से, मोदी सरकार को कराना पड़ेगा, क्योंकि जनगणना अभी तो वैसे भी ड्यू है, जनगणना हुई नहीं है कोरोना के कारण से, जो 2011 के बाद में जनगणना हो नहीं सकी 2021 की, वो जनगणना तो आप ड्यू है ही। अब वो जनगणना के अब आप ये कर नहीं सकते कि हम बिना जातिगत जनगणना की मांग
पूरी न करके और सीधी सीधी जनगणना करा दें। तो अब सहयोगी दलों ने स्पष्ट कर दिया कि ये तो आपको मानना पड़ेगा। और अब भारतीय जनता पार्टी के जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के सांसद हैं उनके अंदर भी खुददारी आएगी, तो वो भी एक काम करेंगे। तो एक तो ये सही ट्रैक यही था, इस पर नहीं बनाया जा सकता। तो मतदाताओं ने ये परिस्थितियां पैदा कर दी कि अब आप उठाया भले ही उस मुद्दे को इंडिया गठबंधन ने हो, लेकिन आप ज्यादा सक्षम है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो आप ये काम करें। तो एक तो पहला तो काम ये होगा कि इस पर। दूसरी, आर्थिक मामले में भी आपको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। अभी ये भी जो दृष्टि है वो न्यायपूर्ण दृष्टि नहीं है। अभी क्या है कि मोदी जी तो ये करते थे कि सबका तो हम भला करना चाहते, सबका साथ सबका विकास। अब सबका विकास क्यों नहीं होता? सबका विकास में तब गतिरोध आता है जब कुछ लोग ही पूरा का पूरा जो तमाम दूसरे लोगों का, व्यापक समाज का जो है वो हड़प के रखते हैं, वो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो। तो आर्थिक क्षेत्र में अगर जो है जो लोग संपन्न लोग हैं, अमीर लोग हैं, अगर अमीर लोगों की पूंजी बढ़ती जा रही है आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक विषमता गहरी होती जा रही है, तो इसका मतलब है कि आप कि उनके कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, तो उनको दंड देने का काम, वो हड़पने का काम कर रहे हैं जो इस स्थिति में है, जिनके पास में इतनी ताकत और प्रभाव जिनका इतना जितना इनके पास में आ गया है, वो दूसरों का हक हड़प रहे हैं। इसीलिए तो दूसरे लोगों का विकास नहीं हो पा रहा और उनका विकास होता पा रहा। लेकिन आप तो कह रहे थे कि नहीं, हम उनको भी टच नहीं करेंगे। वेल्थ क्रिएटर का आपने, विपक्ष ने जब बात उठाई कि वो जो है हम उन पर टैक्स लगाएंगे और नए तरीके के टैक्सों की बात की जिनसे वो प्रभावित होते हों, जो ज्यादा संपन्न लोग हैं, जैसे वेल्थ टैक्स है और जैसे जो है वो विरासत टैक्स है। तो आप आपको बड़ी पीड़ा हुई। आपने मोदी जी उनके समर्थन में उनके रक्षक बन के खड़े हो गए। ये दोनों तरफ की रक्षा नहीं हो सकती। अगर आपको अन्याय को खत्म करना है, पीड़ित को न्याय दिलाना है, तो जो अन्याय कर रहा है आपको उसके प्रति कठोर होना पड़ेगा, उससे कहना पड़ेगा नहीं अन्याय अगर आप कार्रवाई नहीं करना चाहते तो उसको ये रोकना पड़ेगा कि अभी तक आपने जो कर लिया वो ठीक है, आगे आपको अब आप बिल्कुल न्याय पे और अपनी उस पर पटरी पे रहिए, नीति पे आप चलिए, उससे आपको नहीं बढ़ना पड़ेगा। तो उनके प्रति कठोर होने की जरूरत है। ऐसा ये केवल कोई पाखंड नहीं कर सकता कि वो कहे कि दोनों घोड़े साथ के। तो अब आर्थिक क्षेत्र में क्या ये जो तमाम सारी जो पार्टियां जो सहयोगी जो दल हैं, उन सहयोगी दलों में तमाम वो लोग हैं जो उन्हीं आर्थिक रूप से जो वंचित है या आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए तबके हैं, उन्हीं में से आए हुए लोग हैं। तो उनका एक दबाव रहेगा कि आपकी नीतियां ऐसी बने कि करों के विकास के लिए, जिनको विकास से मुनाफा होता हो, जिनकी केवल सुविधा बढ़ती हो, आम आदमी केवल सुविधा बढ़ती, उस पर ज्यादा टैक्स ना लगे। विकास की कीमत उनसे वसूली जाए जिनका मुनाफा बढ़ने वाला है। उनके मुनाफे में कुछ कमी आ जाएगी तो मुनाफे की उनका ही कर्तव्य भी है, वो इसके लिए बाध्य भी है कि मुनाफे का एक हिस्सा वो समाज के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, सरकार के लिए समर्पित करें, ताकि सरकार और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं बढ़ा सके और ज्यादा लोगों को और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दे सके और साथ साथ में आपको के लिए व्यापारिक सहूलियतें ही पैदा कर सके। तो एक आर्थिक दिशा आपकी ये होनी चाहिए। अभी तो आर्थिक दिशा यही थी कि लगाई रहिए टैक्स, चाहे किसी पे माचिस पे भी टैक्स लगा दीजिए, आटे पे भी जीएसटी लगा दीजिए, क्योंकि जीएसटी का कौन पक्का बिल मिलना है आम आदमी को। आम आदमी को तो जीएसटी आपने बढ़ा हुआ कीमत देनी है और दुकानदार को पक्का बिल देना नहीं, वो जीएसटी की चोरी कर लेगा। जैसे फ्लोर मिल से आ रहा है आटा, वो फ्लोर मिल वाला चोरी कर लेगा। तो आटे पे भी आप जीएसटी, जब इतनी आलोचना हो रही थी कि ये मानवीय नहीं है आटे पर जीएसटी लगाना, फिर भी आपने जीएसटी लगाने की जिद की, आप हर चीज पे जीएसटी लगाने पर आमादा थे। तो अब आपको इस बात में विचार करना पड़ेगा। और साथ ही जितनी भी सुविधाएं बढ़ रही हैं आज आविष्कारों से, तकनीक से, तो उन सुविधाओं तक आम आदमी का अधिकार है कि उसकी भी पहुंच उन सुविधाओं तक है। अगर एसी अगर मस्ट हो गया है और एक आवश्यक सुविधा जैसी बन गया है, तो अब फिर बिजली का बिल इतना तो होना ही, बिजली
बिजली का कर, बिजली का शुल्क उतना ही वसूल किया जाना चाहिए कि एक आम आदमी भी एसी चला सके, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एसी हो गई। इस कदर से जो है जो जलवायु का मुद्दा है, जो जलवायु गर्म होने का जो मुद्दा, वो इतना बढ़ गया, इतनी भीषण गर्मी बढ़ चुकी है, एसी कूलर के बिना आज नहीं रह सकता। और आप कहेंगे नहीं, हम तो बिजली तो बाजार की दर पे वसूल करेंगे, और पता चला हम तो 15 रुपए यूनिट बिजली वसूल करेंगे, 20 रुपए यूनिट वसूल करेंगे, तो आदमी तो पंखा भी नहीं चला पाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि वैज्ञानिक आविष्कारों का धीरे धीरे आप ये स्थिति बना दे जाएंगे कि जितने आविष्कार हो रहे लोगों जनजीवन को सुखमय बनाने के लिए, वो जनजीवन सुखमय होने की बजाय चंद लोग, एक हिस्सा, समाज का एक छोटा सा हिस्सा वो सुखमय होता चला जाएगा। तो आपको सब्सिडी की नीति पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। सब्सिडी की नीति जो है वो देश को कंगाल हमेशा नहीं करती है। बेजा सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। जैसे हम भी ये मानते हैं कि बहुत सारी इंडिया गठबंधन ने जो बहुत सारी घोषणाएं कर दी कि हम इतना नगद डालेंगे, तमाम सारी ये बेवकूफियां नहीं की जानी चाहिए। ये संसाधनों की इस तरह से फिजूल खर्ची नहीं की जानी चाहिए। इसको सरकार को भी चेक करना चाहिए कि 80 करोड़ आदमियों को मुफ्त अनाज बांटने की कोई जरूरत नहीं है। 80 करोड़ तो सही तरीके से वेरिफिकेशन कराएं। ऐसी इतनी बुरी गिरी हालत में मुश्किल से 10 या 20 करोड़ लोग होंगे जो अपने इतना भी नहीं कमा पाते कि अपना पेट भी भर सके। बाकी कोई कोरोना की महामारी का दौर नहीं चल रहा। केवल वोट बैंक आप बढ़ाने के लिए आप क्यों इतना ज्यादा देश के ऊपर इतना ज्यादा बोझा क्यों ला रहे? आप कम करें, कम से कम 60 करोड़ लोगों की छटनी की जानी चाहिए। वरना बात तो ये कि लोगों के अंदर पुरुषार्थ जगह, कम से कम लोग इतना तो काम कर सके, अपने लायक कमा तो सके। तो आप ये इस ढंग की योजना बंदी कर दें। और विपक्ष की हम उन योजनाओं की भी निंदा करते हैं जो केवल एक तरह से वोटों को रिश्वत देने की तरह की योजनाएं, जो अव्यवहारिक योजनाएं हैं वो, और जिनकी वजह से अगर उनको कोई समर्थन बढ़ा है तो वो उस समर्थन को हम स्वीकार नहीं करते। ये वो एक तरीका ठीक नहीं। तो आप आर्थिक नीतियों को आप व्यवस्थित कर दें। आप ये देखें कि एक सबको, जो भी एक श्रम कर रहा है, वो चाहे आउटसोर्सिंग से आप वो सोर्सिंग करा, ठेकेदारी प्रथा के आधार पर कोई काम कर रहा हो, चाहे वो आपकी उसमें कर रहा हो, संविदा में कर रहा हो, चाहे वो नियमित नौकरियों में कर रहा हो, और उसको एक वाजिब वेतन मिले। आज एक निर्धारण एक होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़नी चाहिए। इस ढंग की वजह से, इस ढंग की एक सुविधा करें, पर कैपिटा इनकम ऐसी बढ़ेगी। आप 9,000 रुपए में नहीं, आउटसोर्सिंग में आप 9,000 रुपए में काम करने की, 9,000 रुपए में लोगों से काम कराने की छूट ठेकेदार कंपनियों को नहीं देंगे। आपको ठेकेदार कंपनियों से कहना चाहिए अगर आप ले सकें ठेका तो आप लें, लेकिन आपको किसी भी व्यक्ति को जिसको आप अपने यहाँ पूर्णकालिक एम्प्लॉय रखते हैं उसको 25,000 रुपए से कम आप उसको मेहनताना नहीं देंगे। ये बहुत ज्यादा स्पष्ट हो जाना चाहिए। संविदा पे भी आप जो नौकरियां देने जाने स्पष्ट हो जाना चाहिए। और साथ ही आप कैसे अर्थव्यवस्था बनाते हैं, ये आपका सिरदर्द है। आपके अर्थशास्त्रियों का, आपके जो सहयोगी अर्थशास्त्रियों हैं उसका सिरदर्द। लेकिन सरकारी नौकरियां खत्म करके और आप उसकी बचत के माध्यम से, और आप ये कहना चाहते हैं कि हम सरकार चलाना चाहते हैं, ये तरीका स्वीकार नहीं है। इसका मतलब आप सक्षम नहीं है, आपके अंदर सरकार चलाने की प्रतिभा नहीं है। तो फिर आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं। इसलिए ये एक जुनून के स्तर पे, जहां अनावश्यक है वहां तो पद कम कर दीजिए, लेकिन आप जुनून के स्तर पे आप सेना को भी ठेका पे दे देंगे, आप हर विभाग को खत्म कर देंगे, ये आप ठेके पे का ये काम नहीं होगा। और सर्वे की जो मांग की है विपक्ष ने, अगर उसमें कोई दोष है तो वो दोष दूर करते हुए, लेकिन आर्थिक सर्वे होना चाहिए ताकि ये पता चले कि भ्रष्टाचार की बात तो आप करते हैं, लेकिन आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पे अपने केवल राजनीतिक उद्देश्य पूरे किए। तो ये एक यूनिवर्सल ढंग से एक जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलनी चाहिए। उसमें यह भी एक सर्वे हो, जो सरकारी पदाधिकारी केवल 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की जिसकी इनकम है, और वो केवल उसको तनख्वाह भत्ता मिलते हैं, और वो 10 साल की नौकरी में वो 1 अरबपति बन जाता है। ये कैसे हो रहा है? कैसे एक लेखपाल के पास में पता चला कि 100 करोड़ रुपए की जमीन उसी जगह हो रही है? लेखपाल के पास में ऐसी कमाई की
कौन से स्रोत हैं? सर्वे में ये बात एक सामने आएगी और उनकी संपत्तियां जब्त होंगी तो सरकार की का भी खजाना भी बढ़ेगा और साथ साथ में ये है कि लोगों के काम भी जब ऊपरी कमाई का लालच नहीं रहेगा, जब दुस्साहसिक ढंग से रिश्वत मांगने की, अपनी मनमाने रिश्वत मांगने के लिए रिश्वत मांगने की गुंजाइश सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं रह जाएगी, तो लोगों के काम अपने आप हो सकेंगे। एक अपने आप में एक अच्छी गवर्नेंस जिसकी बात कही जाती है, अभी की गवर्नेंस जो चल रही है वो एक अच्छी गवर्नेंस नहीं है। भारत सरकार में भी कोई काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है। हम तो मीडिया के क्षेत्र में ही जानते हैं, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हम जानते हैं कि किस ढंग से अखबारों की मान्यताएं होती हैं, वहाँ कितना रुपए देना पड़ता है। आपका अखबार चाहे सही छपता हो, चाहे आपका अखबार धंधा छपता हो, आपको दोनों सूरत में आपको पैसे देने हैं। सर्कुलेशन बढ़ाने में आपको रुपए देने हैं, आपको विज्ञापन लेने में आपको कमीशन देना, ये सब कुछ चल रहा है। और तो उनकी केवल सरकारी एजेंसियों की आंखें फूटी हुई हैं, वरना जिस ढंग से सरकारी पदाधिकारियों की हैसियत बढ़ रही है, वो हैसियत जो है वो तो साफ दिखाई देता है कि हाँ ये दिन भर मनमानी रिश्वत लेने के अलावा ये पदाधिकारी कोई काम नहीं करता, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सरकार की क्षमता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो भले ही वो विपक्ष के माध्यम से आया हो, लेकिन अब सहयोगी दलों से लोगों की अपेक्षा है कि सहयोगी दल एक आर्थिक न्याय की व्यवस्था को कायम करने के लिए देश में इस तरीके के सुझावों पर अमल करने के लिए सरकारों को बाध्य करें, सही तरीके से हो, केवल राजनीतिक विरोधियों पर भी ना हो। अगर सरकार में बैठे मंत्री, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग भी, अगर वो भी जो है पता चला कि दलाली और भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं और उनकी हैसियत भी बहुत आश्चर्यजनक रूप से ढंग से बढ़ रही है, तो उनको वो भी जेल में जाते हुए दिखाई देना चाहिए। और केवल छिद्रान्वेषण के लिए, केवल मतलब नुक्ताचीनी के आधार पर विपक्ष का भ्रष्टाचार में किसी विपक्षी नेता को जेल भेज देना, ये तरीका एक बंद हो जाना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूती देने का काम सहयोगी दलों को देखना चाहिए कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे थे और इन्हें मौका मिलेगा तो ये फिर करेंगे। आज उनका भी सर्वाइवल है, आज उनके आगे भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हुई, तो वो भी इसलिए क्योंकि लोकतंत्र किसी न किसी रूप में लोकतंत्र को उस सीमा तक खत्म नहीं कर पाए जिस सीमा तक इच्छा ये रखते थे, जिस सीमा तक इन्होंने साजिशें की थी, वो उसको नहीं कर पाए। चुनाव आयोग पर पर्याप्त दबाव बनाने में विपक्ष सफल रहा, विपक्ष ने बहुत ही मुस्तैदी से काम किया, इसलिए नतीजों में बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं हो पाया। तो अगर उन्होंने उनको मनमानी तरीके से काम करने की छूट दी गई तो लोकतंत्र समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और यदि उन्होंने लोकतंत्र समाप्त करने की कोशिश की मोदी जी, तो आपका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, मतलब सहयोगी दलों का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो सहयोगी दल खुद अपने अस्तित्व के लिए लोकतांत्रिक परंपराओं को, व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर ध्यान देंगे और वो कोई प्रधानमंत्री जी को ऐसा काम नहीं करने देंगे जिससे लोकतंत्र कमजोर होता हो। पता चला है कि विपक्ष ने अनौपचारिक रूप से सहयोगी दलों ने कई मंत्रालय भी मांगे जिससे सरकार बड़ी पसोपेश में, और साथ साथ में लोकसभा अध्यक्ष पद की भी मांग की गई। मैं इस राय का तो उसमें तो सहमत नहीं। लोकसभा अध्यक्ष का पद तो जो नेतृत्व कर रहा सत्तारूढ़ गठबंधन का, उसी के हाथ में होना चाहिए, लेकिन ओम बिरला जैसा चमचा अध्यक्ष भी नहीं चाहिए जिसकी निष्ठा एक व्यक्ति के प्रति, जिसने जो है जिनके कार्यकाल में बहुत ही लोकतांत्रिक परंपराएं, सदन की परंपराएं बहुत कलंकित हुई। पता चला कि अगर किसी ने मोदी जी का नाम लिया, किसी विपक्ष के नेता ने, तो वो असंसदीय शब्द तो है नहीं मोदी जी की आलोचना में, मोदी जी का नाम लेके आलोचना करी, इसमें असंसदीय कहा। आपको केवल असंसदीय शब्द निकालने का अधिकार है, लेकिन आपने संसद की कार्रवाई से वही सारे शब्द निकलवा दिए जहां जहां मोदी जी का नाम लिया गया था, क्योंकि आपने तो मान लिया था मोदी जी भगवान है, जो मोदी जी चाहते थे। मोदी जी ने तो अभी खुल के बात कही, आप तो लोकसभा अध्यक्ष तो उसका बहुत पहले से उसी दिशा में चल रहे थे, वो तो भगवान मान के काम चल रहे थे। विपक्ष का नेता बोल रहा है, आप स्पीकर बंद कराए दे रहे हैं, आप बहुत उदारता पूर्वक विपक्ष के बड़े बड़े दिग्गजों की सत्ता समाप्त करने में लगे हुए थे। ये तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति में
की सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। शिवराज सिंह जैसे लोग हैं जिन पर मोदी जी हावी होके जिसको जो है नहीं अपना कठपुतली नहीं बना सकते, वो भारतीय जनता पार्टी के हितों की अधिकतम पूर्ति करेंगे, लेकिन मर्यादा बनाए रखते हुए, पद की गरिमा बनाए रखते हुए। तो लोकसभा अध्यक्ष का पद भी हम तो ये चाहते, विपक्षी दलों ने मांगा है तो हो सकता है कि वो अर्दम में लेने की कोशिश के तहत मांगा होगा। हम भी नहीं समझते कि विपक्षी जो सहयोगी दल है, जो सहयोगी दलों ने मांगा है कि सहयोगी दल भी इस मांग को लेकर गंभीर होंगे, और हम भी इस राय के पक्ष में कि पद तो ये सत्तारूढ़ वो गठबंधन का नेतृत्व करने वाले दल के हाथ में ही हो, लेकिन जिम्मेदार जो है नेता के हाथ में हो, और शिवराज सिंह उसके लिए उपयुक्त तो और भी कई नाम उपयुक्त हैं। अब देखना है कि किसको जो है लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए किसकी लॉटरी खुलती है। और इस बीच में ये खबर आई है कि चंद्रबाबू नायडू ने जो उनकी शपथ ग्रहण वहां पे आंध्र प्रदेश में 9 को होने वाली थी, उसका समय बढ़ा के 12 तारीख कर दिया है। तो क्या वो क्यों बढ़ाया गया, वो मोदी जी की शपथ क्यों जो है पहले हो देना चाहते हैं, क्या उनकी ऐसी है कि जिसको वो देख लेना चाहते हैं मोदी जी की सरकार में कि हमें कौन से विभाग दिए जा रहे हैं, हमें क्या स्थान दिया जा रहा है, हमें कितना महत्व दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ झलकियां उसकी जो गठबंधन सरकार चलाने में जिस पेशेंस का परिचय मोदी जी को देना पड़ेगा, उसकी झलकियां हैं। और उसके लिए वो मानसिक रूप से अगर अपने आप को भी तैयार करते रहेंगे तो ये सरकार उनकी 5 साल बहुत आराम से चल सकती है। और मेरी शुभकामनाएं भी है। ये गठबंधन सरकार इस देश में, ये विविधताओं से भरा देश है, गठबंधन सरकार ही इसका उपयुक्त मॉडल है। इसलिए ये सरकार कामयाब हो, मोदी जी इस सरकार के रहते हुए भी नियम संयम से काम करते हुए अपने 5 साल पूरे करें और देश को और समाज को, भारतीय समाज को नई बुलंदियों पर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।